बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप के लिए आज जो टॉपिक है वो है ड्रग रेजिस्टेंस के हवाले से। जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, जो जनरल मोड ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने अगर एक ऑर्गेनिज्म बनाया है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स भी रखे हैं, जिसके नतीजे में वो अपनी जो सर्वाइवल है उसको मेंटेन कर पाता है। तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक टाइम के बाद या गलत यूज के नतीजे में उनकी यूज जो है वो बेकार हो जाती है। और वजह क्या होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता एंटीबायोटिक को फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। तो उस चीज से जो है उसकी जो वजह है पीछे, वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस मल्टीपल तरीकों से जनरेट होती है ऑर्गेनिज्म में। कभी ये होता है कि कुछ कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, और कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक मैकेनिज्म चल रहा होता है, जो एक प्रोसेस चल रहा होता है, या जो ट्रीटमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसके नतीजे में जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, उसमें दो मैकेनिज्म्स हैं। पहला जो है वो जेनेटिक कॉज है, और दूसरा जो है वो नॉन जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रेजिस्टेंस जनरेट हो सकती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जेनेटिक रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है उसमें दो तरीकेकार हैं। एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरी है अटेनमेंट ऑफ प्लाज्मिड और ट्रांसपोसोम। अच्छा, अब जो ये है इसके लिए आगे थोड़ा सा डिस्कशन है डिटेल, उस पर हम बात कर लेते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स के म्यूटेशन के ऊपर। यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कहा यह जाता है कि एक लेवल आता है जिसके बाद अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर कुछ जो तरीकाकार है, या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसमें होता ये है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रोमोसोम का एक सीक्वेंस है AATTG। अब उस AATTG जो 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 मैकेनिज्म है, या जो जो सीक्वेंस है, अगर उसमें जो डबल ए था उसकी जगह पे एक ए और एक जी लग जाएगा। सी मैं आपको इसके काम करती हूँ, थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। इसमें अगर आप देखें, मैंने क्या कहा कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है AATT जी। ये सीक्वेंस है, और आगे ऑब्वियसली बहुत बड़ा सीक्वेंस है क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि डिवीजन, फिर डिवीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और मल्टीपल डिविजन्स होते चले जा रहे हैं। किसी एक टाइम पे क्या हुआ कि म्यूटेशन किस तरह से हुई कि ए के साथ जो है, यूजुअली क्या होता है कि ए जो है इसके अगेंस्ट जब हम आपको आपको भी पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इसी का बिल्कुल ऑपोजिट जो मिरर इमेज है वो रेप्लिका वो बन रहा होता है। तो ए के अगेंस्ट टी आ जाता है, और टी के अगेंस्ट ए आ जाता है, जी के अगेंस्ट सी आ जाता है। तो और इस तरह से ओवर द पीरियड जितना भी है आपका क्रोमोसोम उसमें चलता है। अब से फॉर एग्जांपल कि ये जो पहले सीक्वेंस में जो फर्स्ट रेप्लिकेशन हुई उसमें ये चीज बनी, सेकेंड रेप्लिकेशन में ऑब्वियसली दोबारा से ये सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा से TT AA C, और सीक्वेंस चलता जा रहा है। अब ये जो हम डिवीजन बना रहे हैं, ये फर्स्ट रेप्लिकेशन थी, ये सेकंड रेप्लिकेशन थी, ये थर्ड रेप्लिकेशन थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से चल रहा है। किसी एक रेप्लिकेशन के टाइम पे आके AATTG जो है इसमें ए की जगह पर जो सॉरी टी जो लगना था यहाँ पे, तो एक तो टी लग गया, दूसरे की जगह पे सी आ गया, फिर दोबारा ए और सी आ गया। अब ये क्या हुआ, सीक्वेंस चेंज हो गया। अब ये जो चीज आई है ना, ये जो चीज है, ये इसके अगेंस्ट ये जो गलत सीक्वेंस लगाया के, ये दिस इज द म्यूटेशन। ठीक है जी, ये जो म्यूटेशन है ये आगे प्रॉब्लम कर सकती है, और इसके नतीजे में क्या होता है
दो तीन चीजें हो सकती हैं कि से फॉर एग्जांपल जो आपको मालूम है कि जब क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के नतीजे में तो आपको नया सेल मिल जाएगा, लेकिन जब सेल स्टेबल कंडीशन में होता है तो रेप्लिकेशन के बाद उसी जो क्रोमोसोमल सीक्वेंस है उससे ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी जो डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके बाद फिर जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन फॉर्म। अब वो जो प्रोटीन जो बन रहा है ऑब्वियसली उसमें ये जो एक म्यूटेशन आई है ये काफी तकलीफ दह हो सकती है कि यूजुअली इसके नतीजे में क्या होता है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होने का मतलब क्या है कि प्रोटीन की पूरी फॉर्मेशन चेंज हो गई। अब ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन चेंज हुई है तो ये होता ये है कि दो तीन तरीके हो जाते हैं उसमें कि अगर से फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन प्रोटीन था ये और इसमें ये म्यूटेशन आई है तो अब होगा क्या, नंबर वन एक्सेसिव बाइंडिंग, इधर एक्सेसिव बाइंडिंग हो सकती है या फिर नो बाइंडिंग या स्लो बाइंडिंग। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ट्रांस जो 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 टारगेट प्रोटीन है वो एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इन इंटरेक्शंस के ना होने के नतीजे में ऑब्वियसली एंटीबायोटिक पूरी मुशक्कत कर रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर भी हो रहा है, लेकिन उस एंट्रेंस का फायदा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जो प्रोटीन बना है, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नतीजे में जो नया प्रोटीन बना है, जो उसका टारगेट प्रोटीन है जो एंटीबायोटिक के साथ बाइंड करना था वो चेंज हो गया, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया। अब वो सीक्वेंस चेंज होने के नतीजे में ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा और नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि आप एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दे रहे होंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन या जो उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि हम एट द एंड ये कंक्लूड कर रहे होंगे कि जी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ रही है ऑर्गेनिज्म में और उसके नतीजे में जो पेशेंट है उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। हम हमारा बेसिकली जो सोल मकसद है इस पूरी स्टोरी को करने का जो एंटीबायोटिक्स के हवाले से वो ये कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसको फायदा हो और उसकी जो डिजीज है वो रिजॉल्व हो सके। अब अगर वो डिजीज रिजॉल्व नहीं हो रही है तो एंटीबायोटिक किसी काम की रहेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं रहेगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो बेसिकली होता यह है कि इसके नतीजे में म्यूटेशन, अच्छा ये जो म्यूटेशन हुई इसके नतीजे में क्या डेवलप हो गया, रेजिस्टेंस जनरेट हो गई है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोटीन म्यूटेशन मींस। ठीक है जी, तो होता ये है कि जी म्यूटेशन इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर स्पॉन्टेनियसली लीडिंग टू यूजुअली चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द पोरन्स या ड्रग टारगेट्स व्हाटएवर जो भी है उसके नतीजे में आपका जो पूरा जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, plasmid mediated resistance. Now what is plasmid? Plasmid basically extra nucleic genetic material है और इसको यूजुअली आर फैक्टर भी कहते हैं। आर फैक्टर मींस रेजिस्टेंस फैक्टर। बेसिकली प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है जिसमें 5 से 6 जीन्स होती हैं, यूजुअली रेजिस्टेंस जनरेटिंग जीन्स होती हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल दो बैक्टीरियल पॉपुलेशंस एक दूसरे के करीब आ गए, एक में रेजिस्टेंस प्लाज्मिड मौजूद था, तो जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, दे एक्सचेंज थिंग्स और उस एक्सचेंज मैकेनिज्म में प्लाज्मिड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि उस वक्त तो नहीं, लेकिन जैसे ही जो नेक्स्ट पॉपुलेशन जो नेक्स्ट सबसेट बनता है डिवीजन के बाद, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होके सेल डिवीजन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें वो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड मौजूद होता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू a new generation of a population that is purely resistant to the antibiotic, जिससे जो पुराना वाला जो उसका जो जो बैच था वो ससेप्टेबल था। नया जो बैच है प्लाज्मिड के आ जाने की वजह से वो नया का नया पूरा जो बैच है वो रेजिस्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिज्म से।
सॉरी एंटीबायोटिक से। तो ये जो चीज है ये काफी खतरनाक हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जी पूरी पूरी जो जो स्ट्रेन है वो पूरी की पूरी रेजिस्टेंट आती है एंटीबायोटिक से, और आप कुछ भी नहीं कर सकते होते। मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन्स जो हैं उसके अंदर ये चीज पाई जाती है। प्लाज्मिड के नतीजे में ये हो जाता है मीडिएट मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक स्पेसिफिक ड्रग जो मटेरियल है उससे रेजिस्टेंट है ऑलरेडी, आपकी जो प्लाज्मिड ट्रांसफर के नतीजे में वो एक या दो जितनी भी जो जो से फॉर एग्जांपल इसको हम रीशेयर करते हैं दोबारा से, पिछला वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से बता सकूंगी। यहाँ पे देखें, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है जी। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो से फॉर एग्जांपल 5 एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है। ये इस वक्त उन तमाम की तमाम जो 5 एंटीबायोटिक्स हैं इनके साथ ये ससेप्टेबल है। हुआ ये कि जी किसी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर गए, प्लाज्मिड ट्रांसफर, नेट रिजल्ट ये निकला कि जो नेक्स्ट सबसेट बनेगा इन दोनों पॉपुलेशंस का, ये तो अपने ऑब्वियसली प्लाज्मिड के साथ हैं, ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, ये चल रहा है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो जो ऑर्गेनिज्म ए की जो सबसेट बन रही है, जो कि ये फर्स्ट सबसेट था हाईली ससेप्टेबल, जो सेकंड सबसेट बन रहा है डिवीजन के बाद, इंटरेक्शन के बाद, वो जो है वो इन 5 एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ गई है ये, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब इसमें क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल ये 5 एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था ऑर्गेनिज्म, एक और इसी में ऑर्गेनिज्म सी भी कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म सी जो था से फॉर एग्जांपल वो किसी एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था पहले, ठीक है, और ये 5 से था। अब इनका जो आपस में इंटरेक्शन हुआ तो प्लाज्मिड यहाँ भी गया, यहाँ भी गया बी का। तो अब क्या हुआ कि जो सी जो ऑर्गेनिज्म था ये अब क्या हो गया 1 + 5 6 ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट हो गया, और ये जो था जो बिल्कुल 0 ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट था ये 5 ऑर्गेनिज्म से। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंटीबायोटिक का मतलब है ड्रग रेजिस्टेंस, एक से ऊपर एंटीबायोटिक से जब रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहलाती है। उसका नतीजा ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल जो ड्रग्स होती हैं उनसे रेजिस्टेंट हुआ होता है, और यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स का ट्रीटमेंट करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर कि ऑब्वियसली कि जब मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से हुई भी है रेजिस्टेंस जनरेट हुई भी है तो ऑब्वियसली फिर ट्रीटमेंट सिर्फ बहुत मखसूस जो एंटीबायोटिक्स हैं वो रह जाती हैं, और उनके अलावा फिर आप किसी भी सूरत से किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ उनको नहीं कर सकते। एक जैसे एक ऑर्गेनिज्म है अभी रिसेंटली इंटरेक्ट हुआ था, हाईली रेजिस्टेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और यूजुअली वो जो इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आप समझ लें कि एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली कैंसर के मरीजों को जब उनका खाना पीना बंद हो जाता है और उनको जब मल्टीपल डोजिंग आईवी डोजिंग के लिए जब उनको सेंट्रल कैथेटर्स लग रहे होते हैं, तो उस सेंट्रल कैथेटर्स के अंदर ये ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई उसी वक्त करता है जब पेशेंट की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा यानी पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई होती है। अच्छा, उसके बारे में कहा यह जाता है कि ये इतना सिवियर किस्म का ऑर्गेनिज्म है कि विद इन 5 to 6 days बेसिकली ये मल्टीपल ऑर्गन शट डाउन करवा देता है, यानी ब्रेन को छोड़ के लंग्स, लिवर और हार्ट वगैरह जो है जीआई उसको ये पूरे को जो है वो शट डाउन पे ले जाता है। ऑब्वियसली दैट basically that patient who dies after that condition does not die because of that cancer, because of that जो भी उसके साथ कैंसर के साथ या ये जो कीमोथेरेपी के साथ जो हुआ है वो उससे नहीं खत्म हो रहा होता, वो इस ऑर्गेनिज्म की जो अपॉर्चुनिटी मिलने के नतीजे में जो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ लेके जाता है पेशेंट को, पेशेंट की डेथ उससे होती है।
उसमें यूजुअली जो अभी तक जो एक ड्रग है वैनकोमाइसिन जो रेडनेक सिंड्रोम करता है, और उसका जो मतलब क्या कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए इसका कि जो एडवर्स इफेक्ट है या जो ड्रग रिएक्शन है, यानी ड्रग जिस टाइम पे इंजेक्ट हो रही होती है उसी टाइम पे जो है वो जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है और रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जो कि पेशेंट के लिए काफी परेशान कुन हो जाते हैं। तो वो ड्यूरिंग दी इन मतलब जैसे ही आप पेशेंट को देना शुरू करते हैं आईवी इंजेक्शन, वो तकरीबन 10 मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो जो उसकी जो 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 रिजीम है वो ये है कि पेशेंट की जो 100 ml की जो ड्रग है या जो 10 ml की जो ड्रग है, उसको आपको कम से कम भी 100 ml वाला जो सेलाइन होता है उसके अंदर डाइल्यूट करना होता है। और उस 100 ml के सेलाइन को जो है वो तकरीबन आप समझ लें आपको देना होता है 3 से 4 घंटे में, ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 आवर्स कम से कम वैनकोमाइसिन जाती है। वो ऑर्गेनिज्म अभी तक सिर्फ और सिर्फ वैनकोमाइसिन से ससेप्टेबल है, और ये बहुत ही मतलब जो एंड कंडीशन होती है या जो एंड स्टेज होती है पेशेंट की, उसमें ये ड्रग दी जाती है, उसके अलावा नहीं दी जाती। वजह उसकी यही है कि अगर इससे भी रेजिस्टेंस आ गई ऑर्गेनिज्म की, तो फिर आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं बचेगा पेशेंट को बचाने के लिए। ये एक एग्जांपल है, अभी रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू इट, तो मैंने आप कहा कि आपके साथ शेयर कर लूं। ये चीज है। अच्छा, फिर प्लाज्मिड के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्लाज्मिड ट्रांसफर बहुत तेजी के साथ होता है। अगर प्लाज्मिड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है और वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो बहुत तेजी के साथ जो है वो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो शेयर करता है। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो हैं वो दो तरह के प्लाज्मिड होते हैं आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फ्रेटर्निटी है उसके अंदर। एक कहलाते हैं आर प्लाज्मिड्स, दूसरे कहलाते हैं एफ प्लाज्मिड्स या एफ फैक्टर। आर फैक्टर रेजिस्टेंट फैक्टर है, ठीक है जी। लार्ज प्लाज्मिड होता है, मॉलिक्यूलर वेट 60 मिलियन का होता है, और कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपका रेजिस्टेंस जनरेट करता है। जबकि स्मॉल प्लाज्मिड जो है उसका 10 मिलियन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। रेजिस्टेंस जो है वो जिस ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद होता है ये उसी को रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। जबकि जो लार्ज प्लाज्मिड है वो होस्ट के अलावा रेसिपिएंट को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है, इट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इनेबल्स द बैक्टीरियल मेटिंग प्रोसेस बिटवीन F+ एंड F- बैक्टीरिया। ठीक है जी, यानी फर्टिलिटी पॉजिटिव एंड फर्टिलिटी नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके दरमियान में इंटरेक्शन करवा के और उनकी फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। तो एज सच हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रेजिस्टेंस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए में इजाफे के लिए मैंने ये बता दिया कि प्लाज्मिड दो तरह के होते हैं। अच्छा जी, इसमें एक और ये इम्पोर्टेंट चीज है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डीएनएज, जो रेजिस्टेंट डीएनए है वो कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी तेजी से रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही डीएनए होता है, उसको मल्टीप्लाई होने में टाइम लग रहा होता है, तो रेजिस्टेंस स्लोली जनरेट होती है। लेकिन कुछ में मल्टीपल डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं एक ही प्लाज्मिड के अंदर, तो जब वो जाके और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोसेस को एनहांस कर देते हैं, और जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो जरा स्पीड अप हो जाता है। अच्छा जी, सेम स्पीशी के अलावा दूसरे जो स्पीशीज होते हैं, अदर स्पीशीज इन जेनेरा, उसमें भी ट्रांसफर करता है। यानी वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटोजोआ में भी जो है ये क्या कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड एंटर हो सकता है। केमिकल्स और मेटल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको खुद पता है कि केमिकल और मेटल ही से आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उससे रेजिस्टेंस जनरेट होगा, तो यू विल बी अनएबल टू ट्रीट द डिजीज। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं, ट्रांसपोसोम मेडिएटेड जो रेजिस्टेंस है
उसमें ये है कि जी ट्रांसपोसोन जो है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, केपेबल ऑफ ट्रांसपोजिशनिंग एज इट इज माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ जीन्स। ठीक है जी, जंपिंग जीन्स कहलाते हैं ये। और डीएनए के दरमियान में जो है वो जंप करके, और डीएनए के अंदर जो है वो एक ही जीनोम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस कर सकते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो जो रेजिस्टेंस जीन है वो एक ही, अगर फिर से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोसोम में है तो वो उस एक जंपिंग जीन होने के नतीजे में वो मल्टीपल जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं या जो मल्टीपल पार्ट्स हैं डीएनए के स्ट्रैंड के, उसके अंदर जो है वो जीन को ट्रांसफर कर देगा और मल्टीपल रेजिस्टेंस स्ट्रैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो रेजिस्टेंस का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अच्छा इसके बाद जो तरीकाकार क्या है जी, क्या क्या किस तरह से ये करवा रहा होता है। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। एक तो ये कि ड्रग की एंट्री को रिड्यूस करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर डीएनए में चेंजेस आ गए हैं, क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ गए हैं, तो उसके नतीजे में हमारे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं ऑब्वियसली इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसफर प्रोटीन्स होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। अब आपको मालूम है कि बैक्टीरिया जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, और उसके बाद फिर basically there are specific channels through which drug enters the organism. अब अगर वो जो स्पेसिफिक चैनल्स हैं उनमें अगर ड्रग उनके अगर मॉडिफिकेशन हो गई है, डीएनए मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन के नतीजे में, तो ऑब्वियसली ड्रग की एंट्री ही रुक जाएगी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जब ड्रग की एंट्री रुकेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके नतीजे में ये होगा कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। सॉरी, ऑर्गेनिज्म तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है और वो करता ही रहेगा, ड्रग एंटर होके उसको ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकेगी। एक और जो तरीका है वो ये कि जी ड्रग इफ्लक्स का जो मैकेनिज्म है वो जनरेट हो जाता है, यानी स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि जी ड्रग जैसी एंटर होती है उसको बाहर दोबारा से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। सो उसमें ये कि इफ्लक्स पंप होते हैं, जो कुछ इफ्लक्स पंप जो बहुत कॉमन इफ्लक्स पंप जो पता चले हैं वो एक तो ये है कि मल्टी ड्रग टॉक्सिक कंपाउंड एक्सट्रूडर मीट, मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली MFS, स्मॉल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस SMR। तो मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली है MFS, स्मॉल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस SMR, रेजिस्टेंस नोड्यूलेशन डिवीजन RND, ATP बाइंडिंग कैसेट ABC ट्रांसपोर्टर। ये कुछ कॉमन मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो इफ्लक्स मैकेनिज्म्स हैं वो आइसोलेट हो पाए हैं। और इनके मुताबिक ये है कि अच्छा इनमें तकरीबन ज्यादातर में ये है कि मल्टीपल ड्रग्स को एक्सक्लूड करने का इनका मैकेनिज्म है। म्यूटेशन के नतीजे में इनकी एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है, मल्टीपल एक्सट्रूडिंग प्रोटीन्स बन जाते हैं, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि ड्रग यहाँ अंदर आती है, वहां से जो इफ्लक्स मैकेनिज्म है वो उसको बाहर निकाल देता है। नेट रिजल्ट यही है कि आपको ड्रग की रेजिस्टेंस हो जाती है। ड्रग की डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जिनका काम ही यही होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर एंटर हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करा दें किसी एक बॉन्ड के ऊपर। उस एक बॉन्ड की डिग्रेडेशन के नतीजे में जो केमिकल प्रॉपर्टी है माइक्रो सॉरी एंटीबायोटिक की, वो चेंज हो जाती है और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि फिर वो बेकार हो जाती है। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइडेज है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, और बीटा लैक्टम सॉरी अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंजाइम से जो है वो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम से जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से ब्रेक होते हैं और बीटा लैक्टम रिंग टूट जाती है।
नेट रिजल्ट ये निकलता है कि ऑर्गेनिज्म जो है एंटीबायोटिक जो है वो किसी काम की नहीं रहती। रिड्यूस एफिनिटी ऑफ ड्रग टू द टारगेट्स, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक या मल्टीपल या सिंगल पॉइंट म्यूटेशंस के नतीजे में ये होता है कि ड्रग के जो टारगेट्स होते हैं वो ड्रग को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। अब उसमें ड्रग टारगेट्स कोई भी एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टर्स भी हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, व्हाटसोएवर। उनकी जो इंटरेक्शन है ड्रग के साथ वो कम हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो दो चार चीजें हैं। लाइक अगर ऑर्गेनिज्म पस वॉल्ड एक कैविटी है उसके अंदर है, तो उस पस को पास करके एंटीबायोटिक एंटर ही नहीं हो सकेगी, पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसकी एक एग्जांपल जो है वो टीबी भी है कि टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल ईयर्स तक बॉडी में आइसोलेटेड रह सकता है, क्योंकि वो जो है एक पसफुल कैविटी है उसके अंदर वो एक ट्यूबरक्यूलोमा बना के उसके अंदर बैठा रहता है। ऑर्गेनिज्म के करीब तक एंटीबायोटिक्स पहुंच नहीं सकते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि वो सालों तक टीबी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जब टीबी एक्टिवेट हो जाता है, ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाता है, उस जगह से निकल आता है, तो ही जाके ड्रग्स जो है वो काम कर पाती है। ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहे, वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा, जब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है। मलेरिया की एग्जांपल है कि डोरमेंट कंडीशन में मलेरिया लिवर के अंदर सेटल हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता। जब तक मल्टीप्लाई नहीं करता है प्रोटोजोआ, तब तक जो है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। आप देते रहेंगे तो वो रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम कर सके। फिर अच्छा, कुछ जो है वो ऑर्गेनिजम्स ये होता है कि वो अपनी सेल वॉल से फ्री हो जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट के साथ आ जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल की तरह सेंसिटिव नहीं होती है एंटीबायोटिक को, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाईपास कर जाता है उस मैकेनिज्म को। फॉरेन बॉडी लाइक नेल स्प्लिंटर्स वगैरह जो हैं वो भी ट्रीट नहीं कर पाते, ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। आर्टिफैक्ट्स कैन गिव फॉल्स परसेप्शन दैट ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंट, यानी अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रॉन्ग डोज। अगर आपने कम डोज में एंटीबायोटिक दी है तो वो रेजिस्टेंस जनरेट करेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म की को किल करने की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर रहा। लो डोज दे रहे, कम दिया डोज से, फॉर एग्जांपल 1000 मिलीग्राम पे काम होना था, आप 200 या 250 मिलीग्राम दे रहे हैं या 500 मिलीग्राम दे रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। रॉन्ग ड्रग दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है, आप रेजिस्टेंट ड्रग जो रेजिस्टेंस जनरेट हुई है वो ड्रग उठा के दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या फिर जैसे हमने बोला कि टारगेट एरिया तक ही ड्रग नहीं पहुंच पा रही, आपका डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक नहीं है, कोई जो ड्रग है वो ओरली बायोअवेलेबल नहीं होती, आपको उसके बारे में नहीं पता, आपने उसको उठा के ओरली देना शुरू कर दिया। मतलब कुछ एंटीबायोटिक हैं, फॉर एग्जांपल वो ओरली किसी एक कंडीशन के लिए होती हैं, लेकिन किसी दूसरी कंडीशन के लिए उनको आईवी या आईएम दिया जा रहा होता है। तो अब अगर आपको मालूम नहीं है कि जो कंडीशन है उसमें जो है वो पैरेंट्रल जाएगा या ओरल मेडिकेशन जाएगी या लोकली इंजेक्ट किया जाएगा, अगर वो तमाम चीजें मालूम नहीं है तो उन तमाम चीजों की वजह से भी रेजिस्टेंस जनरेट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मिस यूज या ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात का शिकवा कर रहे होते हैं कि जब पेशेंट उनके पास पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, तो वो अपनी हाईएस्ट डोज में जो सबसे जो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो अपने मरीज को खिला चुके होते हैं। उसके बावजूद अगर मरीज के सिम्टम्स नहीं जा रहे होते हैं तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि डॉक्टर के पास मेडिसिन ही नहीं बचती है ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, और उसकी वजह से रैशनल यूज। अच्छा, एक और भी ये रीजन है कि जरूरत ही नहीं थी आप एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, अब आपको पता नहीं है बंदे को खांसी जो है अस्थमा की वजह से हो रही है और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं चेस्ट इन्फेक्शन समझ के।
ठीक है जी, खांसी भी नहीं कंट्रोल हो रही, लेकिन वो उस एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है बॉडी में, उसके नतीजे में ये है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एंटीबायोटिक मौजूद है उसके मौजूदगी में वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगी उसकी वजह से। अच्छा जी, कॉम्बिनेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यूजुअली जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो नहीं यूज करनी चाहिए। जो मोस्ट इफेक्टिव सिंगल एंटीबायोटिक है वो यूज करना ज्यादा मुनासिब है। वजह क्या है कि एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं, इंटरेक्शंस कम होते हैं, रेजिस्टेंस के चांसेस कम होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली महंगे होते हैं क्योंकि लोग एक भी एंटीबायोटिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, दो दो तीन तीन अगर एक साथ दी जा रही हैं और सारी की सारी हाई डोज की हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है पेशेंट के लिए और उनके देखने वालों के लिए भी। सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, वजह उसकी है कि अगर आप मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। जब बहुत इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, उनको मौका मिल जाएगा काम करने का, मल्टीप्लाई करने का, तो सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो कम रहता है अगर आप मल्टीपल एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे हैं तो। हाउएवर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, अनआइडेंटिफाइड है, सिम्टम्स इतने ओवरलैप कर रहे हैं कि आपको 2 या 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन का खतरा हो रहा है और आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा है। आपको ये भी पता है कि पेशेंट के सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, उसको इस टाइम पे खाली इस तरह से गुजारा नहीं किया जा सकता कि जी एक एंटीबायोटिक जो है जनरल वाली दे दी जाए। तो उन कंडीशंस में और सीरियस इन्फेक्शन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, तो उस सूरत में फिर आप मल्टीपल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनर्जिज्म हो जाती है, देख के देना होगा। बहुत सारी जगहों पे ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बैक्टीरियासिडिल और बैक्टीरियोस्टैटिक जो जो और माइक्रो सॉरी एंटीबायोटिक्स हैं वो एक साथ नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह से वो एक होता है कि बैक्टीरियासिडिल ड्रग्स जो हैं वो एक्टिवली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स पे काम करती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देती हैं, ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करती लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोक देती हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरियोस्टैटिक दे दिया तो उसने मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसे रोक दिया, साथ में आपने सिरिल दे दी, सिरिल क्या करेगी जब मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रही ऑर्गेनिज्म की। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो दोनों ड्रग्स गई हैं दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइम से पहले अगर ट्रीटमेंट रोक दी है, मतलब आपको डॉक्टर ने बोला है कि जी कम से कम आपको 7 डेज का कोर्स करना है और आपने 2 दिन खाई, एक दिन का बीच में गैप कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा से खा ली, फिर एक दिन का बीच में गैप कर दिया, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो जो डोज जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी थी जिसके लिए आपको डोज दी जा रही थी वो नहीं हो सकेगी और ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जा रही है पेशेंट की तो उसके रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, उससे रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको मल्टीपल ड्रग्स इस्तेमाल करनी पड़ रही होती हैं। क्योंकि या फिर ये कि एक और भी तरीका ये है कि जी आपको लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है और ऑर्गेनिज्म के जो 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 मोड ऑफ एक्शन है उसमें 4 से 5 स्टेप्स आती हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जब वो डिजीज कॉज कर रहा होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि 2 या 3 ड्रग्स जो कि अगर आपको पता है कि जी वो किस मोड ऑफ एक्शन से काम कर रहे हैं, तो उन ड्रग्स को जो कि एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल जगह पे मल्टीप्लाई करने से रोक सकती हैं वो आप ड्रग देंगे कॉम्बिनेशन में बना के, तो वो ऑब्वियसली वो एक बेनिफिशियल हो जाएगा पेशेंट के लिए। सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म बात कर ली है, उसके ऊपर आपने रेजिस्टेंस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ना ली जाए, डिसकंटिन्यू या जो डोज को स्किप किया जाता है जैसे मैंने बताया वो ना किया जाए। डोज अपनी मर्जी से चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता डॉक्टर ने अगर जो डोज दी है उसी को कंटिन्यू करना मुनासिब है ज्यादा। एंटीबायोटिक्स सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो इट शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, should never be taken on your own choice and whatever। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक आप
के पास एक एंटीबायोटिक पड़ी, उसमें 2 गोलियां बची हुई हैं, दूसरे को प्रॉब्लम लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो सेम एंटीबायोटिक से फायदा होगा, आपने अपनी जो एंटीबायोटिक है वो दूसरे से शेयर कर ली, तो ये भी चीजें जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो अगर ये करें तो रेजिस्टेंस से बचा जा सकता है, क्योंकि किसी भी ड्रग को बनाने में कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होकर जो नई स्ट्रेन आने में साल 2 साल लगते हैं। कोविड के आजकल आप सिचुएशन देख सकते हैं, 5 से 6 वेरिएंट्स जो हैं वो एक ही मुल्क में डेवलप हो गए हैं 1 साल के अंदर। सो दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू बी ट्रीटेड, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी कम दवाएं रह जाएंगी ट्रीटमेंट करने के लिए मार्केट में। तो उस चीज से अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि स्टिक टू द प्लान, और वट एवर इज टोल्ड टू यू ऑब्वियसली उसको देख के चलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।